Welcome to lecture on Human Resources Development, Part First, presented by Ravi Prakash Mathur, Senior Lecturer, Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College, जोधपुर। सेशन 2021 के लिए ये सीरीज़ हमने ऑनलाइन अभी लेक्चर्स की डेवलप कर रखी है, जब तक कि ऑफलाइन क्लासेज प्रॉपरली स्टार्ट होने की कोविड के कारण नहीं हो पाती है। इसलिए अभी यूनिट 2 अब हम शुरू करने जा रहे हैं, और यूनिट 2 में इस बार जो अभी हम जस्ट सब यूनिट 2.1 और 2.2 को टच कर पाएंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर 15 में। इसके संबंध में जो मेन इसका सिलेबस है हमारे यूनिट 2 का आपका, वो आप देख रहे होंगे 2.1 और 2.2 नाम से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और 2.2 जो हमारा सब यूनिट यहाँ पे लगाया हुआ है वो है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हुई, जैसे इसमें रिक्रूटमेंट, सोर्सेज एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन, नीड ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ड्यूटीज़ ऑफ सुपरवाइजर, फॉरमैन रोल और रोल ऑफ HRD इन इंडस्ट्रीज़। ये इस प्रकार से आपके सिलेबस इसमें रखा हुआ है। तो अभी आज हम 2.1 का पूरा कंप्लीट इसमें कवर करेंगे, और 2.2 से हम रिक्रूटमेंट वाला पोर्शन जो है, रिक्रूटमेंट और उससे सोर्सेज और मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है वो उनको हम टच करेंगे, और उसके बाद अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें रिमेनिंग पार्ट्स को टच करेंगे। तो जहाँ तक ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में अगर हम कहें, तो ये जब जो आप ज़्यादातर पुरानी किताबें देखेंगे सभी, उसमें यहाँ लिटरेचर देखेंगे, ज़्यादातर ये जो शब्द है पहले मैनेजमेंट में पर्सनल मैनेजमेंट, कार्मिक प्रबंध के नाम से ज़्यादा पॉपुलर रहता है ये सब, और बाद में इसका नाम परिवर्तित करके कुछ इसको और ब्रॉड इसकी जो हम कह सकते हैं फिलॉसफी बनाने के हिसाब से इसका नाम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट रखा गया है। यानी कि मानव संसाधन विकास के रूप में ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में जो भी चीज़ें हमें देखनी होती है उससे संबंधित ये पूरा यूनिट डिज़ाइंड है। तो इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं कि अगर ये जो कुछ एक जनरल कमेंट्स जो बुक्स में लिखे हुए आपको मिल सकते हैं कि किसी भी उद्योग में आपको जो ज़रूरत पड़ती है कार्मिकों की, उसमें आपको नियोजन यानी कि उसको भर्ती करना, एम्प्लॉयमेंट करना पड़ता है। उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन उसको ध्यान में रखते हैं, उसकी ट्रेनिंग उसको देनी पड़ती है ताकि वो आपके अनुसार काम को सीख कर सके ढंग से। उनसे संबंधित जो उसके स्वास्थ्य कल्याण संबंधी है, सुरक्षा संबंधी है, इस प्रकार की भी चीज़ें हमें हमारे वो जो पर्सनल्स हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनसे संबंधित हमें देखनी पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। और आज की जो हमारा जो परिवेश है उसमें हम देखते हैं कि लेबर लेजिस्लेशन तथा उद्योगों में श्रमिक संघों की भी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ गई, जिसके कारण इस सबको एक समन्वय करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट या कार्मिक विभाग का काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। इस जैसे इस आगे हम देखें कि किसी भी उद्योग के जो HRD या कार्मिक विभाग के दायित्व जिस अधिकारी के द्वारा संभाले जाते हैं वो चीफ पर्सनल ऑफिसर या चीफ HRD ऑफिसर कहे जाते हैं। इस अधिकारी को ऐसे सभी कार्यों का ज्ञान होना आवश्यक है जो कि कार्मिक विभाग द्वारा या HRD विभाग द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसमें श्रम विधान, औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लेजिस्लेशन, संविधान का मतलब मजदूरी भुगतान की विधियाँ, उनको पेमेंट किस प्रकार से करना है, संगठन तथा उद्योग की समस्त संक्रियाओं जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, इंडस्ट्री में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उन सब का उसको नॉलेज होना आवश्यक है। एक अच्छे जो पर्सनल की अधिकारी हैं उनमें व्यक्तित्व के स्वभावों को परखने का गुण भी होना आवश्यक है ताकि वह उनसे भलीभांति कार्य ले सके। कार्मिक विभाग के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट की बात करें, श्रमिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, श्रमिकों को नौकरी में लगाने, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, श्रमिकों की कार्य के लिए तैयार करने के लिए यानी कि उनको प्रशिक्षण देने के संबंध में। और आगे हम देखेंगे जब काम करते हैं कुछ श्रमिकों में आपस में कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, उनका निपटारा करने के प्रयास किस प्रकार से किया जाए, ये भी कार्मिक विभाग का उद्देश्य होता है। और श्रमिकों के नैतिक स्तर के उत्थान के लिए, उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स की वैल्यूज़ को बनाने के लिए, जिससे कि काम में एक बहुत ही सुचारू और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके। कर्तव्य को अगर हम डिस्कस करना चाहें कार्मिक विभाग के या HRD विभाग के, तो बड़े मोटे रूप में 4 कैटेगरीज हमने जो अभी जस्ट पहले
प्रस्तावना की समय पे जिक्र की थी, उसमें एम्प्लॉयमेंट या नियोजन और मानव से संबंधित जो ह्यूमन रिलेशंस के कार्य हैं उनके संबंध किस प्रकार से आपस में मेंटेन किए जाए, उनके संबंध में पारिश्रमिक, उनको जो काम के बदले जो उनको भुगतान किया जाना है उनसे संबंधित जो कार्य होते हैं वो, और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की श्रम कल्याण वेलफेयर की संबंधित कार्य। एक एक को हम विस्तृत और विभाजित करके बातचीत करें। नियोजन से संबंधित कार्य में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें यह है कि मानव शक्ति के स्रोतों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, अलग अलग कहाँ से आपको मानव शक्ति की आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वो किस प्रकार कहाँ कहाँ उनके सोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं। आगे इसको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में जब ये कार्यों के बाद में इस पर्टिकुलर को उपलब्ध अभ्यर्थियों में से सबसे योग्य अभ्यर्थी का चयन कर भर्ती करना, चयनित व्यक्तियों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, सभी कर्मचारियों की व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखना ताकि उसके आधार पर उनकी पदोन्नति व स्थान आदि की सिफारिश की जा सके। उद्योग के सभी अस्थायी व अस्थायी पदों का रिकॉर्ड रखना, कर्मचारियों की छुट्टी का रिकॉर्ड रखना। ये अगर आप पढ़ें तो ये एक बार पढ़ने पे बहुत साधारण सी चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल सकती है। तो आप जैसे जैसे इन फंक्शंस को पढ़ेंगे देखेंगे तो ये आपको इजीली समझ में भी आ जाते हैं, कोई इनमें जटिलता नहीं है समझने के अंदर। अब ह्यूमन रिलेशंस के संबंध में क्या कार्य सकता है, पहली बात तो ये है कि जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं उनमें एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन बनाए रखना और उनमें फिर नैतिकता का विकास करना, मॉरल का विकास करना ताकि आपस में उनका संबंध सुधरे और अच्छा रहे और वह वहाँ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे कार्य सिस्टम में रह सके। ज़्यादातर श्रमिक संघ बन जाते हैं और वो अपनी मांगों के लिए श्रमिक यूनियन या संघ बनते हैं, वो भी अपनी मांगों के आधार पर कई बार कुछ कार्य इस प्रकार से करते हैं। तो उनसे भी एक प्रकार से बहुत अच्छे संबंध बनाए रखना मैनेजमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का ये भी कार्य जो है HRD डिपार्टमेंट का ही होता है। कर्मचारी के मध्य आपस में अगर कोई उनमें आपस में कोई किसी व्यवस्था संबंधित अपने भुगतान से, श्रम कल्याण से संबंधित किसी भी बात से उनको अगर काम के संबंध में अगर असंतोष हो रहा हो तो उसका रीज़न पता करना और उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय या क्या प्रयास किए जा सकते हैं उनको करना भी HRD डिपार्टमेंट का कार्य है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित कार्य। पारिश्रमिक हम जानते हैं जब आदमी काम करता है उसके काम के बदले में किसी निर्धारित विधि के द्वारा, ये भी हमारे इस सब्जेक्ट का पार्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग मेथड्स होते हैं उनको भुगतान करने के लिए। तो उससे संबंधित कार्यों के देखें तो वेतन संबंधी बिल आदि समय पर तैयार करना, वेतन का भुगतान समय पर करना, वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति निकालना, वार्षिक बोनस की गणना करके बिल बनवाना तथा भुगतान करना, कर्मचारी द्वारा अर्जित लाभ को ध्यान में रखते हुए भुगतान करना, इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं। श्रम कल्याण यानी कि वेलफेयर से संबंधित जो कार्य हैं श्रमिकों के हो सकता है। आप वहाँ पे रहने की आवास, बड़ी अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो रहने की आवास बना सकते हैं और आपकी इंडस्ट्री में कैंटीन की व्यवस्था, उनके समय समय पर खाने पीने के लिए जो एक आवश्यकता होती है दैनिक हर मनुष्य की उसको पूर्ति के लिए, और कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना। इस और भी कई कार्य हैं, ये हमने मोटे रूप से 3-4 कार्य लिस्ट किए हैं। और अगर हम देखें आगे तो और छोटे और कार्य जो हैं जैसे कर्मचारियों व उसके परिवार के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षाओं की व्यवस्था, सुविधाओं की व्यवस्था करना, कर्मचारियों व उसके आश्रितों के लिए मनोरंजन के लिए साधनों का विकास करना, पार्क हो सकते हैं, थिएटर्स हो सकते हैं, सिनेमा घर हो सकते हैं और भी कई मनोरंजन के आजकल जो हैं वो तरीके हैं वो उनके लिए डेवलप करना। उद्योगों में सुरक्षा का प्रबंध करना, उद्योग में अच्छी वर्किंग कंडीशंस यानी कि हो सकता है वायु से संबंधित, जलवायु से संबंधित, तापमान से संबंधित, इस प्रकार की जो हैं वो अच्छी कार्यदशाएँ बनाए रखना के संबंध में जो भी कार्य करना है। श्रम कल्याण की गतिविधियों को संपन्न करने के लिए अलग से श्रम कल्याण अधिकारी यानी कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति भी जनरली HRD डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। ये अपना आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए एक अलग से लेबर वेलफेयर ऑफिसर की भी नियुक्ति जनरली की जा सकती है। जब हमने ये अभी जो पढ़े हैं इसमें जो पहला पार्ट हमने देखा था नियोजन संबंधी, उससे संबंधित एक स्टार्टिंग की बात करें तो हम रिक्रूटमेंट या भर्ती, इसका क्या मीनिंग है। किसी भी उद्योग में भर्ती से तात्पर्य यह है कि किसी कार्य को करने के लिए जिन व्यक्तियों की आवश्यकता हो उसके लिए पर्याप्त संख्या में मानव शक्ति के लिए
विभिन्न स्रोतों से अभ्यर्थियों को जुटाना तथा उनमें से ऐसे उचित अभ्यर्थियों का चुनाव करना जो कि उस कार्य को पूर्ण करने के लिए योग्य हों तथा जिनके सुपरवाइजर पूरी तरह संतुष्ट हो सकें। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि उनको भर्ती के मानव शक्ति स्रोत जो है उनके बारे में HR डिपार्टमेंट को प्रॉपरली वर्कआउट करना होता है। तो जो इम्पोर्टेंट टाइप के जो हैं स्रोत उनके बारे में हम यहाँ एक बार लिस्टिंग करके देखते हैं कि इसमें ये जो हमारे रिक्त पदों के संबंधित योग्य व्यक्तियों द्वारा भरे जाने उनसे स्रोत कौन कौन से काम लगते हैं। हम देख सकते हैं कि उद्योग में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको पदोन्नति देकर भी कुछ प्रकार की का हमारे हम कह सकते हैं भर्तियों को पूर्ण किया जा सकता है। और जो लोग उद्योग छोड़कर चले गए उन व्यक्तियों को वापस आने के लिए प्रेरित करने का भी एक इसमें स्रोत बनता है। वर्तमान कर्मचारियों के जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बुलाकर उनके साथ उनकी भर्ती के लिए उनको हम काम में ले सकते हैं। ऐसे प्रार्थी जिन्होंने रिक्त पद हेतु आवेदन किया, मीन्स हमने अगर कहीं मान लीजिए अलग अलग जगह के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट या ऐसा किया है तो वहाँ से उसको ध्यान में रखते हुए कई लोग रिक्त पदों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से जो भी लोग पास आउट होते हैं वो हमारे लिए एक बड़ा स्रोत हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अगर आपको आइडिया हो तो ज़्यादातर सरकारी और निजी स्तर पर भी कुछ नियोजन कार्यालय बने होते हैं जो डेटा बैंक रखते हैं विभिन्न योग्यताओं के व्यक्तियों का। तो उनसे संपर्क करके भी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पर्सन्स की भर्ती के लिए प्रयास कर सकती है। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, विज्ञापन, इंटरनेट्स पे आदि पे रिक्त पदों के लिए आवेदन मांग कर भी या मांग का भी एक बड़ा आजकल के ज़माने में मैन पावर सोर्स है। श्रमिक संघ जो होते हैं उनके थ्रू भी हम भर्ती के लिए स्रोत मानव स्रोत का पता कर सकते हैं। और कुछ जो हैं हम जैसे कह सकते हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो विशेषकर अकुशल श्रमिक के लिए अपना एक ऑर्गेनाइजेशन या हम कह सकते हैं अलग से चलाते हैं, तो उनसे संपर्क करके अकुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से रहती है। जब भी किसी उद्योग में कर्मचारी की मृत्यु या उसकी सेवानिवृत्त होने से यदि कोई रिक्त पद रिक्त होता है अथवा भविष्य में विस्तार के कारण नया पद सृजित होता है, मीन्स किस किस प्रकार से जनरली पद भर्ती की आवश्यकता पड़ सकती है, ये बात यहाँ ही सामने कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो उसकी मृत्यु हो जाए, वो सेवानिवृत्त हो जाए, एक ये सबसे नॉर्मल सी बात एक सामने आ सकती है। लेकिन हम किसी भी काम का हमारे विस्तार कर रहे हैं तो उसके अनुसार नया पद भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार की सूचनाएं जो हैं वो तैयार करके जो भी नियरेस्ट जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे हम भेज देते हैं ताकि संभव हो तो रिक्त पदों की सूचना समाचार पत्र, रेडियो अथवा टीवी पर विज्ञापन के माध्यम से अथवा फैक्ट्री नोट बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर लगा सूचना बोर्ड पर लगाकर कार्य विभाग इस प्रकार की सूचना देते समय किन किन बिंदुओं का समावेश करता है, उसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो इस प्रकार से लिस्ट है। एक सिंपल सी बात है, रिक्त पद का प्रॉपर नाम, उनकी संख्या, उनकी वेतन श्रृंखला, उस पद के क्या क्या कार्य रहेंगे, कार्य के लिए आवश्यक क्या शैक्षणिक और क्या टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता होगी। अगर किसी प्रकार का कार्य से संबंधित कोई पहले से अनुभव की भी अगर आवश्यकता है तो उसको भी हमें HR डिपार्टमेंट को कोट करना चाहिए। अगर कोई आयु से संबंधित न्यूनतम या अधिकतम कोई सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता हो तो उसको कोट करना चाहिए। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि निश्चित रूप से उसको अंकित किया जाना चाहिए। वेतन तथा भत्ते किस प्रकार से रहेंगे उनका उसमें जिक्र होना चाहिए। और पद से संबंधित और भी कोई अन्य सूचनाएं हों तो उनका उसमें प्रॉपर्ली समावेश किया जाना चाहिए। विज्ञापन या सूचना के आधार पर इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन प्लेन पेपर अथवा नियोक्ता के प्राप्त आवेदन पत्र इंटरनेट के माध्यम से आज के ज़माने में वो अप्लाई करते हैं और उनको भी अपनी जैसा हमने रिक्वायरमेंट जो उन्होंने मांगा है ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए जो आवेदन करने वाले हैं उनको किस प्रकार की सूचनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। अपने खुद का नाम, अपने फादर का नाम, आवश्यकता होने पे मदर का नाम और खुद की जन्म तिथि, वो कहाँ रह रहे हैं, उनका जो हम कह सकते हैं जो उनका
वर्तमान पता और उनका स्थायी पता दोनों उसमें इंडिकेट हो। अब कौन सी मातृभाषा काम ले रहे हैं, धर्म कौन सा काम ले रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता, प्रोफेशनल या तकनीकी योग्यता, पहले से कोई अनुभव हो उसके बारे में, अगर वो खुद नौकरी में हो तो उसके संबंध में जिक्र करें, और उनको खुद कौन सा न्यूनतम वेतन एक्सेप्टेबल है उसके बारे में भी जिक्र करें। इस प्रकार की आवेदन प्राप्त होने के बाद अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के आधार पर सभी अभ्यर्थियों का संक्षिप्त सारांश तैयार किया जाता है तथा इसके आधार पर योग्य श्रमिक अभ्यर्थियों को चयन के लिए बुलाया जाता है। चयन करने के लिए अभ्यर्थियों पर विभिन्न परीक्षण आदि किए जाते हैं। तत्पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के जो है उनको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। तो इस संबंध में आगे की जो चर्चा है वो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। ये लेक्चर्स हमारा इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस और रिक्रूटमेंट पे फोकस था। आप अच्छी तरह से इसका बार बार इसको सुने, वीडियो को, इसके मैटर को देखें, और हम इसके संबंध में आपके क्वेरीज हों, डाउट्स हों तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर भेजें और मैं उनको आपसे क्लैरिफाई करने के लिए कोशिश करूँगा। ई लेक्चर क्लासरूम के द्वारा डायरेक्ट ऑनलाइन ई क्लासरूम के लेक्चर्स भी प्रारंभ किए जा चुके हैं। तो जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं अभी इस सीरीज़ में, बेसिक के सेशन में अभी जब, तो उनको हम 1 बाय 1 वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में भी अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और ये जो मटेरियल हमने वीडियो पे अपलोड किए थे, कुछ लोगों ने देखे हैं, कुछ ने नहीं देखे हैं। अब ऑनलाइन क्लास के समय हम इसी मटेरियल के साथ या कुछ और विभिन्न मटेरियल के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आप उस समय डायरेक्टली इंटरेक्टिव क्लास के रूप साथ में, जैसा आप ऑफलाइन में करते हैं कॉलेज में, वैसा ऑनलाइन में इंटरेक्टिव क्लास के साथ आप चर्चा कर पाएंगे। थैंक यू।